नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी लैंग्वेज ट्यूटोरियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शंकर शेष जी द्वारा लिखित नाटक एक और द्रोणाचार्य का सारांश बताने वाली हूँ। नाटक के उत्तरार्ध में अरविंद प्रिंसिपल बन गया है। उसका बेटा सुदीप भी अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कर रहा होता है। लीला भी अपने शान और शौकत में मस्त रहती है। एक दिन अरविंद आकर लीला को बताता है कि आज राजकुमार ने एक हरकत की। उसने अनुराधा नामक एक लड़की पर अत्याचार करते समय पकड़ा गया और उस अत्याचार का गवाह अरविंद है। उनकी हरकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसको कॉलेज से निकालने का वजह आज मिल गया है। उतने में अरविंद के घर प्रेसिडेंट आता है और कहता है कि राजकुमार ने गलती कर दी है, पर उसे सजा देने का समय अब नहीं है, कारण प्रेसिडेंट का सोशल इमेज खराब हो जाएगा और प्रेसिडेंट को मंत्रिमंडल में लेने का जो विचार चल रहा है वो पॉलिटिकल पार्टीज वापस ले लेंगे। तो बेहतर है कि राजकुमार पर केस न लगाए। इस तरह का सलाह देता हुआ प्रेसिडेंट वहां से निकलता है। प्रेसिडेंट का जाने के बाद अनुराधा अरविंद के घर आती है। अरविंद अनुराधा को समझाया हुआ होता है कि राजकुमार के खिलाफ अत्याचार का कंप्लेंट लिखे ताकि राजकुमार को कॉलेज से बाहर निकाल सके। अरविंद की बात मानी हुई अनुराधा कंप्लेंट लिखी होती है और केस चलाना चाहती है, पर अनुराधा के घर वाले राजकुमार के खिलाफ केस न करने के लिए सलाह देते थे, कारण वो नहीं चाहते हैं कि अनुराधा प्रेसिडेंट और राजकुमार के खिलाफ केस लड़े और उनका दबाव घर वालों के ऊपर पड़े। अनुराधा के घर वालों को राजकुमार और प्रेसिडेंट का दबाव पड़ा है। वो यहाँ पे सोचकर आई है कि शायद अरविंद को भी प्रेसिडेंट और राजकुमार का दबाव आएगा, तो दबाव का शिकार न बनकर अनुराधा के साथ देने के लिए वह अरविंद से पूछने आई है। अरविंद भी अनुराधा को वचन देता है कि चाहे जितना भी फोर्स हो, पर वह अनुराधा के साथ जरूर देगा और राजकुमार के खिलाफ केस लड़ने में अनुराधा को सहायता करेगा। उतने में अरविंद को प्रेसिडेंट का कॉल आता है। प्रेसिडेंट बताता है कि अनुराधा के पिता 5,000 रुपए के लिए केस वापस लेने के लिए तैयार हो गए हैं। अगर राजकुमार के खिलाफ कुछ साक्षी बचा है तो वो सिर्फ अरविंद है। अगर अरविंद प्रेसिडेंट की बात मानकर केस दबा देगा तो ठीक है, या फिर अरविंद के ऊपर गबन का इल्जाम लगाकर उसे गिरफ्तार करवा दिया जाएगा। अरविंद अपने न किया हुआ गबन के बारे में सोचकर डर जाता है और प्रेसिडेंट की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है और अनुराधा को समझाने लगता है कि अनुराधा भी राजकुमार के खिलाफ न जाए। दुखित अनुराधा अरविंद को खोजती हुई वहां से निकल जाती है। रास्ते में अनुराधा का एक्सीडेंट हो जाता है और वह मर जाती है। अनुराधा की मृत्यु का विचार सुनने के बाद अरविंद अपने मजबूरी पर दुखित हो जाता है और सोच में पड़ जाता है। उसी समय फिर से विमलेंदु की आत्मा का प्रवेश होता है। विमलेंदु की आत्मा अरविंद को समझाता है कि अरविंद को प्रेसिडेंट का साथ देना जरूरी है, अवसरवादी बनना है, जैसे कि द्रोणाचार्य ने कौरवों का साथ दिया और द्रुपद से बदला लिया, उसी जैसे अवसरवादी बनकर आगे जाना है। द्रोणाचार्य नाटक के उत्तरार्ध में कौरवों के अन्न पर पालने वाला व्यक्ति बन चुका होता है कि पूर्वार्ध में द्रोणाचार्य के लिए हुआ द्रुपद से अपमान का बदला अब वह उत्तरार्ध के नाटक में ले रहा है। जैसे कि द्रुपद की बेटी द्रौपदी की शादी 5 पांडवों से हुई। इस संप्रदाय को देखता हुआ द्रोणाचार्य तब भी चुप रहा। द्रौपदी को 5 पांडवों के साथ अरण्यवास जाना पड़ा, तब भी द्रोणाचार्य चुप रहा। कौरवों ने द्रौपदी का चीर हरण किया, तब भी द्रोणाचार्य चुप रहा। वो सोचता था कि द्रौपदी का अपमान द्रुपद का अपमान का समान है। द्रोणाचार्य ने कभी भी कौरवों के दुष्कृत्य के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। अश्वत्थामा भी द्रोणाचार्य के जैसे अन्याय को सहने का व्यक्तित्व पाल लिया था। द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा दोनों भी कहते हैं कि उन दोनों का अन्याय सहने की गुण जो है
उसकी निर्माता कृपी है, पर कृपी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। कृपी का मानना है कि जब अन्याय हो रहा है तो थोड़ा सहना है, पर उतना भी नहीं सहना है कि अन्याय को पूरा अपमान हो। वो कहती है कि द्रोणाचार्य ने अन्याय को सहने की परंपरा की शुरुआत की है। अरविंद को अब जेल में डाल दिया गया है, कारण प्रेसिडेंट की हत्या का अपराध में। प्रेसिडेंट अब शिथिल हो चुका है, वह किसी न किसी के सहारे ही चल सकता है। प्रतिदिन उसे हवा खाने के लिए किसी न किसी को ले जाना पड़ता है, तो वो जिम्मेदारी अरविंद ने ले ली है। एक बार अरविंद पहाड़ के चोर पर प्रेसिडेंट को ले जाता है और वहां से लोगों को दिखाता है कि लोग कितने कितने चींटियों जैसे छोटे छोटे दिख रहे हैं। प्रेसिडेंट अरविंद के कंधे के सहारे के बल पर ही चलता था। इसका फायदा उठाकर अरविंद अपना कंधा वापस ले लेता है। प्रेसिडेंट सहारा न मिलने के कारण चोर से गिरकर मर जाता है। प्रेसिडेंट के बनने के बाद अरविंद पुलिस में समाचार दिया हुआ होता है। अरविंद के खिलाफ केस दाखिल कर दिया गया है। केस दाखिल करने वाले अरविंद के सह उद्योगी थे, जो प्रेसिडेंट के कहने से अरविंद उनको अन्याय किया था, तो आज वे लोग उसका बदला ले रहे हैं। अरविंद को कोर्ट में लाया जाता है। अरविंद के सामने साक्षी देने के लिए चंदू खड़ा है। अरविंद सोचता है कि अगर चंदू ईमानदार है तो वो जरूर बोलेगा कि अरविंद ने प्रेसिडेंट की हत्या नहीं की है, पर कैसे बोल लेगा? अरविंद ने चंदू के ऊपर बहुत सारे अन्याय किए थे। चंदू क्या साक्षी बोलेगा उसे बिल्कुल समझ में नहीं आती है और वो सोच में पड़ जाता है। चंदू अनुराधा का प्रेमी था। अरविंद के कारण से ही चंदू को कॉलेज से निकाल दिया गया था। राजकुमार का केस दबा दिया गया था। अनुराधा की हत्या का कारण अरविंद, ये सारे विषय चंदू कोर्ट के सामने रखता है। वकील चंदू से पूछते हैं कि क्या चंदू ने अरविंद को प्रेसिडेंट की हत्या करते हुए देखा? तब चंदू कहता है कि जब वह पहाड़ पहुंचा तब प्रेसिडेंट पहाड़ से गिर रहा था। उसने नहीं देखा कि अरविंद ने उसे धक्का दिया या नहीं। केस आगे चलाने के लिए अरविंद को वापस जेल लेकर आया होता है। अरविंद सोच में पड़ता है कि चंदू ने ऐसा क्यों कहा। अगर चंदू ईमानदार है तो वह बोल सकता था कि अरविंद ने प्रेसिडेंट की हत्या नहीं की है, पर ऐसा कुछ नहीं कहा। चंदू को अरविंद के ऊपर बदला लेना होता तो कह सकता था कि अरविंद ने ही प्रेसिडेंट की हत्या की है, उसने ऐसा भी कुछ नहीं कहा। यही सोच करते समय फिर से विमलेंदु की आत्मा का प्रवेश होता है और उस समय को समझाता हुआ विमलेंदु की आत्मा फिर से द्रोणाचार्य का उदाहरण देता है। द्रौपदी का अपमान का बदला कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होने लगता है। युद्ध स्थल में सुनाई देता है कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य को शंका होती है कि अश्वत्थामा नाम का हाथी मरा या उनका बेटा। विषय को दृढ़ करने के लिए द्रोणाचार्य युद्ध स्थल में युधिष्ठिर को बुलाता है और उससे गुरु दक्षिणा पूछता है कि वो सच बोले। द्रोणाचार्य युधिष्ठिर से पूछता है कि कौन मारा गया, अश्वत्थामा नामक का हाथी या फिर द्रोणाचार्य का बेटा? तब युधिष्ठिर कहता है कि मैंने भी सुना है कि अश्वत्थामा मारा गया, पर मुझे भी पता नहीं कि वह हाथी था या आपका बेटा। द्रोणाचार्य स्तब्ध हो जाता है। दुखित द्रोणाचार्य के ऊपर तीर चला दिया जाता है। द्रोणाचार्य मरने की स्थिति में था। तब अश्वत्थामा आकर उसके सिर को अपने गोद में ले लेता है। द्रोणाचार्य युधिष्ठिर से कहता है कि तुमने ठीक ही किया, मैं इसी का काबिल था। विमलेंदु की आत्मा अरविंद को समझाता है कि तुम भी एक द्रोणाचार्य हो और एक द्रोणाचार्य जिसने गुरु दक्षिणा नाम पर शिष्यों की आहुति ली, जिसने स्वार्थ के लिए अपना गुरुत्व त्याग दिया, अवसरवादी बन गए तुम और एक द्रोणाचार्य हो। इन्हीं वाक्यों के साथ नाटक का अंत होता है।
चलिए अब नाटक में दिखाए गए कुछ विशेषताओं पर ध्यान देंगे। प्रस्तुत नाटक में शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा हो रहे भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। अरविंद के जैसे मध्यम वर्गीय प्राध्यापकों का असहायक स्थिति का चित्रण हमें मिलता है। चंदू के जैसे छात्रों पर हो रहे अन्याय का चित्रण मिलता है। अनुराधा जैसी गरीब छात्राओं पर हो रहे अत्याचार का दर्शन मिल रहा है। द्रोणाचार्य के पात्र द्वारा अन्याय को सहने वाली गुरु परंपरा का चित्रण दर्शाया गया है। कृपी पात्र द्वारा प्रौढ़ नारी का चित्रण मिलता है। अश्वत्थामा के द्वारा अन्याय के खिलाफ आवाज न उठाने वाली पीढ़ी का चित्रण मिलता है। प्रेसिडेंट के पात्र द्वारा तानाशाही को दर्शाया गया है। विमलेंदु की आत्मा के द्वारा मन में हो रहे द्वंद्व को दर्शाया गया है। आदि अंशों को दर्शाते हुए नाटककार नाटक की समाप्ति करते हैं। धन्यवाद।